कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम लोगों को आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमारे राजस्थान की जलवायु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है हमारे लिए। तो इस टॉपिक के विषय में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों को ये चैनल जो है ज्योग्राफी बाय ओंकार सर, आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और उसके साथ साथ ये जो घंटी का बटन है ये भी दबा लेना है ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो सकें। तो आज का अपना जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं और वो पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भूगोल का, राजस्थान की जलवायु। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की जलवायु। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, आपको पढ़ना है राजस्थान की जलवायु। और इसी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करें तो यहां पे सबसे पहले आप लोगों के पास एक प्रश्न बनेगा कि भाई जलवायु, वायु किसको कहती हैं। और इसके साथ साथ एक प्रश्न बनता है ऋतुएं किसको कहा जाता है। एक और प्रश्न बनेगा और वो बनेगा मौसम। क्या बनेगा बताओ? मौसम बनेगा। तो अब आप लोगों को मुझे सबसे पहले यह बताना है कि हम लोग जलवायु कहते किसको हैं, जलवायु का डेफिनेशन क्या होगा। तो बात ध्यान में रखना, जलवायु का डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल सा आप लोगों के सामने ये है। किसी स्थान विशेष की औसत मौसमी वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक एक जैसी रहती हैं और वो लंबा समय हो सकता है विश्व मौसम संगठन के अनुसार 31 वर्ष से अधिक। उसके बाद में प्रश्न बना कि ऋतुएं किसको कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है 3 से 4 माह की औसत मौसमी वायुमंडलीय दशाएं ऋतुएं कहलाती हैं। तो मौसम किसको कहते हैं? तो आपको कहना है क्षणिक वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती हैं? मौसम कहलाती हैं। मौसम एक दिन का हो सकता है, एक सप्ताह का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक माह का हो सकता है। तो परिवर्तन हुआ ना सीधा सा। और एक और चीज, अगर आप इनको सीधा सा समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, एक गाना गा सकते हैं। एक फिल्म आई थी जानवर, और जानवर फिल्म का एक गाना था। और गाना क्या था कि मौसम की तरह तुम तो बदलना जाओगे, मौसम की तरह तुम तो बदलना जाओगे। मतलब मौसम के ऊपर विश्वास नहीं है, वो बदल सकता है, वो चेंज हो सकता है। और आप उस गाने को इस तरीके से गा सकते हो, मौसम की तरह तुम तो बदलना जाना, मेरे जीवन में ऋतु की तरह आना और जलवायु की तरह रहना। अरे दुनियादारी के तरीके से याद रख सकते हो, मौसम की तरह तुम तो बदलना जाना। भाई मौसम की तरह मत बदल जाना, मेरे जीवन में ऋतु की तरह आना। कैसे आना? ऋतु की तरह आना और जलवायु की तरह रहना। सीधी सी बात है, लंबे समय जीवन। आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। तो क्लियर हुई बात यहां पे
जलवायु किसको कहते हैं? किसी स्थान विशेष की औसत मौसमी वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक, दीर्घ समय तक एक जैसी रहती हैं। तो देखिए यहां पे चर्चा करें, हम लोग बड़ी सीधी सी चर्चा कर सकते हैं। किसी स्थान विशेष की औसत मौसमी वायु मंडलीय दशाएं दीर्घ समय तक एक जैसी रहती है। भाई डेफिनेशन क्या लिखा हमने? किसी स्थान विशेष की औसत मौसमी वायुमंडलीय दशाएं दीर्घ समय तक एक जैसी रहती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात, विश्व मौसम संगठन के अनुसार, विश्व मौसम संगठन के अनुसार यह दीर्घ समय 31 वर्ष से अधिक हो। तो बात समझ में आई? किसी स्थान विशेष की औसत मौसमी वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक एक जैसी रहती हैं और विश्व मौसम संगठन के अनुसार वो लंबा समय क्या होना चाहिए? 31 वर्ष से अधिक समय तक होना चाहिए। उसी को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा प्रश्न यहां पे बनेगा, ऋतुएं किसको कहा जाता है? तो सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन याद रख लो इसकी। ये जो डेफिनेशन है आपको बड़ी सीधी सी सिंपल सी याद रखनी है। 3 से 4 माह की औसत मौसमी वायु मंडलीय दशाएं, क्या बताओ? 3 से 4 माह की औसत मौसमी वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती हैं? ऋतुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है बोलो? ऋतुएं कहलाती हैं। आपको ये चीज ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा हमने क्या लिखा था? याद रखना, हमने लिखा था मौसम। भाई मौसम किसको कहेंगे? तो ध्यान रखना, वायु मंडल की क्षणिक, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। और ये क्या हो सकती है? एक दिन, क्या बोलो? एक दिन, एक सप्ताह है और एक माह है।
तक क्या हो सकती है, एक जैसी हो सकती है। इसी को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है, बड़ी आसानी से ये परिभाषाएं आपको ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न देखिए, हम बात करें यहां पे, अगला प्रश्न बनता है जलवायु के अध्ययन के तत्व। भाई जलवायु में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो किसका करोगे, वायु दाब का करोगे, किसका, वायु दाब। एक करोगे वायु वेग, एक करोगे आर्द्रता, किसका करोगे, आर्द्रता, वर्षा, तापमान। इन सब का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं बताओ, जलवायु में करते हैं। किस में करते हैं, जलवायु में इन सब का हम लोग करते हैं अध्ययन। आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आप समझो, यहां पे देखिए हम लोग चर्चा करें बड़ी सीधी सी सिंपल सी, तो ये है, देखिए एक प्रश्न बनता है कि विश्व जलवायु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है। प्रश्न क्या है, विश्व जलवायु, विश्व जलवायु का पिता किसको कहते हैं। तो भाई ध्यान रखना, विश्व जलवायु का पिता किसको कहा जाता है, हम्बोल्ट को बोला जाता है। किसको, हम्बोल्ट। भाई किसको बोलते हैं बताओ, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट को विश्व जलवायु का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। याद रखना। एक और प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा, विश्व मौसम विज्ञान का पिता। अरे भाई हम्बोल्ट के बाद में किसको कहते हैं, तो आपको कहना है अरस्तु। कौन बोलो, अरस्तु। और अरस्तु की एक पुस्तक आई थी और जिसका नाम क्या था बताओ, मेटेरियोलॉजी। क्या नाम था, मेटेरियोलॉजी। किसकी बुक है, अरस्तु की। तो हम्बोल्ट के बाद में जलवायु विज्ञान का पिता किसको कह सकते हो, अरस्तु को कह सकते हो। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। आप देखिए एक प्रश्न बनता है कि भारतीय जलवायु विज्ञान का पिता किसको कहा जा सकता है क्या। देखिए हम लोग वैसे तो नहीं कह सकते, ऑथेंटिक रूप से तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक व्यक्ति है भारत में विशेष जिसका नाम है कालिदास। क्या नाम है बताओ, कालिदास। और कालिदास का एक ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है मेघदूत। क्या नाम है बोलो, मेघदूत। ये जो कालिदास का मेघदूत ग्रंथ है, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये एक जलवायु से संबंधित ग्रंथ है। और अगर हम विश्व के सामने इसको तथ्यों के साथ प्रस्तुत करते तो शायद हमारे जलवायु विज्ञान के पिता हो सकते थे कौन, कालिदास। ये जो मेघदूत ग्रंथ है, इसमें भारत के पर्वतों का, नदियों का, झरनों का, बारिश का वर्णन किया गया है, नायिका को संबोधित करते हुए। किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। तो लेकिन हम लोग विश्व के सामने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए इसकी वजह से हम लोग नहीं ये पहचान दिला पाए कालिदास के मेघदूत ग्रंथ को। एक और ध्यान रखना, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर को ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से ही अधिग्रहण किया गया था।
भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था 1984 में, और भारत के सबसे बड़े लंबे ग्लेशियर को, सियाचिन ग्लेशियर को अधिग्रहण किया गया था। तो ये भी ध्यान में रख लेना। यहां पे बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करें तो भाई एक प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा कि भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु, किसकी जलवायु? भारत की। तो भारत की जलवायु है कैसी? प्रश्न ये बनेगा। तो बात देखिए, भारत की जलवायु की अगर प्रश्न की बात की जाए तो भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको कहना है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भाई भारत की जलवायु कैसी है बताओ? भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु बोलो? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु किसकी है? हमारे भारत की है, ध्यान रखना। अब प्रश्न बनेगा भाई कि ये जो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। एक शब्द आया मानसून, कौन सा शब्द आया? मानसून। और ये मानसून जो शब्द है ना, ये अरबी, कौन सी भाषा बोलो? अरबी भाषा। भाषा कौन सी? अरबी। और इस अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। कौन से शब्द से? मौसिम शब्द से बना है। और ये जो मौसिम शब्द है, कौन सा शब्द? मौसिम। इस मौसिम शब्द का अर्थ है पवनों की दिशा में, पवनों की दिशा में ऋतुओं, पवनों की दिशा में ऋतुओं के अनुसार अनुसार परिवर्तन होना। क्या होना? ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होना। किसका शाब्दिक अर्थ है बताओ? मौसम का। किसका? मौसिम शब्द का। कौन से शब्द का? मौसिम शब्द का। याद रखना, कौन से शब्द का बोलो? मौसिम शब्द का। एक प्रश्न बनेगा, और मानसून का जो अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति थे सबसे पहले, देखिए अरब भूगोलवेता थे। कौन से भूगोलवेता थे? अरब भूगोलवेता थे, जिन्होंने सबसे पहले मानसून शब्द का क्या किया है? प्रयोग किया है। याद रखना। और कौन थे? एक का नाम था हिपोलस। क्या नाम था? हिपोलस। शुरुआत किसने? हिपोलस। एक का नाम आता है अल मसूदी। क्या नाम आता है? अल मसूदी। एक तो है हिपोलस, एक कौन है? अल मसूदी। देखो इन्होंने, अल मसूदी ने इसका क्या किया है? अध्ययन किया है। ध्यान रखने वाली बात है, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे अच्छा प्रश्न यहां पे बनने वाला है, अरब भूगोल वेताओं ने मानसून का क्या किया है? अध्ययन किया है। ये बड़ी बात है, तो ध्यान रख लेना। देखिए भारत में हवाएं 6 महीने स्थल से जल की ओर चलती हैं, और 6 महीने जल से स्थल की ओर, 6 महीने स्थल से जल की ओर चलती हैं। आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है? ध्यान में रख लेनी है। आगे देखो, आगे हम लोग चर्चा करें। देखिए हमारा भारत जो है वो उष्ण कटिबंध में भी आता है और उपोष्ण कटिबंध में भी आता है। किसमें आता है? उष्ण कटिबंध में भी आता है और उपोष्ण कटिबंध में भी आता है। लेकिन भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? तो आपको कहना है उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि यहां पे
भारत में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों दशाएं पाई जाती है, लेकिन ज्यादा प्रभाव किसका है? उष्ण कटिबंध का है। इसकी वजह से भारत की जलवायु कैसी मानी जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानी जाती है। ये भी ध्यान रखना है। और कैसे मानी जाती है उष्ण कटिबंधीय? और हमारे राजस्थान की जलवायु जो है वो उपोष्ण कटिबंध में शामिल होती है। तो देखते हैं। देखिए, अगर मैं आप लोगों से सीधी सी बात करूं, इस तरीके से आप लोगों के सामने एक प्रश्न बन सकता है कि हमारा जो भारत है, ये इस तरीके से आपको हमारे भारत का मैप दिखाई देगा। इस तरीके से हम लोग चर्चा करें, ये जो है इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे भारत का एक मैप बनता है। और इधर हम अगर बात करें तो यहां पे जो है वो विश्व का ग्लोब बनता है। क्या बनता है? ग्लोब। प्रश्न बनेगा क्या? देखो, आपको कहना है यहां पे 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। और इस 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भू मध्य रेखा। क्या कहते हैं बताओ? भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है, याद रखना। अब इसके यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे तो यहां पे एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। और यही कर्क रेखा जो है वो स्पेशली भारत के मध्य से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्क रेखा। बोले तो कैंसर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान रखना, ये कौन से अक्षांश पे है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। कौन से अक्षांश पे? उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। समझ रहे हो? और यहां पे अगर आप देखोगे, इधर इधर जो आप देखोगे तो ये कौन सी रेखा है? इसको कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जो कि आपको याद रख लेना है। ठीक है। अब यहां पे जो है ना, यहां पे क्या है? 66.5 डिग्री। इसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत। और यहां पे है 90। और यहां पे भी क्या है? 66.5 डिग्री। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। और ये क्या है? 90 डिग्री। आज समझ में आई क्या? अब क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में रखने वाली बात क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं बताओ? सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। किसके बीच में? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो भाई सीधी सी बात है, ये क्षेत्र किस में आएगा? उष्ण कटिबंध में आएगा। किस में आएगा? उष्ण कटिबंध में आएगा। लेकिन कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है वो आता है उपोष्ण कटिबंध में। किसमें आता है? उपोष्ण कटिबंध में। कहने का मतलब समझो, ये भारत का कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग तो किसमें आएगा? ये आएगा किसमें? आपको कहना है उपोष्ण कटिबंध में। किसमें आएगा? उपोष्ण कटिबंध में। लेकिन ये वाला भाग किसमें आएगा? कर्क रेखा के दक्षिण वाला। तो बताओगे आप लोग, ये आता है किसमें? उष्ण कटिबंध में। किसमें बोलो? उष्ण कटिबंध। बात समझ में आई क्या? किसमें आएगा? उष्ण कटिबंध में आएगा। और एक बात बड़ी सीधी सी सिंपल सी समझ लो, यहां पे वो क्या समझनी है? वो ये समझनी है कि ये जो कर्क रेखा है ना, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है।
कितने राज्यों से? 8। इधर कौन है? गुजरात। फिर कौन है? राजस्थान। फिर कौन है? मध्य प्रदेश। फिर कौन है? छत्तीसगढ़। फिर कौन है? झारखंड। फिर कौन है? पश्चिमी बंगाल। फिर कौन है? त्रिपुरा है। फिर कौन सा है? मिजोरम है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। क्या राजस्थान से गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है, ध्यान रखना। अब आप देखो, भारत उपोष्ण कटिबंध में भी आता है और उष्ण कटिबंध में भी आता है, लेकिन भारत में ज्यादा दशाएं कौन सी हैं? उष्ण कटिबंधीय दशाएं हैं। कौन सी हैं? उष्ण कटिबंधीय दशाएं जो हैं वो भी पाई जा रही हैं और उपोष्ण कटिबंधीय भी पाई जा रही हैं, लेकिन ज्यादा प्रभाव किसका है? उष्ण कटिबंध का। क्यों है? क्योंकि भारत के उत्तर पूर्व में यहां पे कौन है? आपको कहना है हिमालय। कौन है बताओ? हिमालय। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत को शीतलहर से कौन बचाता है? हिमालय बचाता है, जिसकी वजह से यहां पे उपोष्ण कटिबंधीय दशाओं की बजाय कौन सी बन जाती हैं? उष्ण कटिबंधीय दशाएं बन जाती हैं। काम कर रहा है कौन? हिमालय। इधर आप बंगाल की खाड़ी है और इधर कौन है? अरब सागर। इसकी वजह से भी एक स्थिति यहां पे बनती है, इसलिए भारत में उष्ण कटिबंधीय दशाएं क्या मिलती हैं? ज्यादा मिलती। बात समझ में आई? अब कर्क रेखा देखो, एक सिंपल सी बात समझ लो। यहां पे हमारा जो राजस्थान है वो यहां पे हमें हमारा राजस्थान देखने को मिलता है। तो राजस्थान के विशेष में बात यहां पे करूं आप लोगों से, तो आप यूं समझो, देखो सिंपल समझो इस तरीके से। ये जो है कौन है? ये कौन है? अरे यही तो है हमारा राजस्थान। कौन है? राजस्थान है ये। और इस राजस्थान की बात करोगे ना, तो इस राजस्थान के यहां पे दक्षिण में एक रेखा गुजरती है, और इस रेखा को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। और राजस्थान का ज्यादातर भाग जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में आता है। किधर आता है? कर्क रेखा के उत्तर में आता है। इसलिए राजस्थान को किस में शामिल कर लेते हैं? उपोष्ण कटिबंध में। भाई राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन राजस्थान का बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आप किस में शामिल कर सकते हो? तो आपको कहना है उष्ण कटिबंध में। लेकिन राजस्थान में ज्यादातर जलवायु की जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो कैसी पाई जाती हैं? तो आपको कहना है शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायुविक विशेषताएं राजस्थान में पाई जाती हैं। ये भी आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान में रख लेना है। तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हमने यहां पे की है। किसके विषय में? जलवायु के विषय। किसके विषय में? जलवायु के विषय में की है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे प्रश्न यहां पे बन रहे हैं। तो देखो यहां पे बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात आपने क्या की है? आपने यहां पे पढ़ा है राजस्थान की जलवायु। क्या पढ़ा है? राजस्थान की जलवायु पढ़ा है। और राजस्थान की जलवायु के साथ यहां पे मैं आप लोगों से, आपने देखा कि जलवायु कहते किसको हैं? किसी स्थान विशेष की औसत मौसमी वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक एक जैसी रहती हैं। वो लंबा समय कितना होना चाहिए? 31 वर्ष से अधिक समय तक होना चाहिए, उसको जलवायु कहोगे। 3 से 4 माह की औसत मौसमी वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाएंगी? ऋतुएं। और मौसम होता है क्षणिक वायुमंडलीय दशाएं। एक दिन, एक सप्ताह एक जैसा हो सकता है। बात समझ में आई? आगे देखो, आपने कहा देखिए जलवायु के अध्ययन के तत्व कौन कौन से हैं? वायु दाब है, वायु वेग है, आर्द्रता है, वर्षा है, तापमान है। और विश्व जलवायु का पिता किसको कहते हैं? हम्बोल्ट को कहते हैं। हम्बोल्ट के बाद में किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और भारत में कालिदास जी का एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं मेघदूत, जो कि जलवायु से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें भारतीय पर्वत जो है
पर्वत है, झरने हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, वर्षा है, उसका बड़ा मार्मिक तरीके से वर्णन मिलता है। ये भी एक विशेष बात है। दूसरी, हमने कहा भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मौसम का शाब्दिक अर्थ होता है पवनों की दिशा में ऋतुओं के अकॉर्डिंग होने वाला परिवर्तन। याद रख लेना। और विश्व में सबसे पहले मानसून का अध्ययन करने वाला व्यक्ति था हिपोलस, और अल मसूदी ने बड़ा काम किया है। अरब भूगोलवेताओं ने बहुत काम किया है इसके ऊपर, ध्यान रख लेना। फिर देखो, हमारा भारत उपोष्ण कटिबंध में भी आता है और उष्ण कटिबंध में भी आता है, लेकिन ज्यादा विशेषताएं किसकी मिलती है? उष्ण कटिबंध की मिलती है। इसीलिए भारतीय जलवायु को क्या कहा? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय है, मध्य एशिया से या साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत को बचाता है। भारत के पूर्व में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। इसकी वजह से ज्यादातर भारत में जो है ऋतु कैसा रहता है? जलवायु यहाँ पे रहती है उष्ण कटिबंधीय। कैसी रहती है? बोलो, उष्ण कटिबंधीय रहती है। आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों के सामने एक सीधी सी बात आई कि भाई हमारा राजस्थान जो है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, तो राजस्थान किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। और राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा किस में आता है? उष्ण कटिबंध में। लेकिन राजस्थान में ज्यादातर जलवायु की विशेषताएं कैसी मिलती हैं? शुष्क व अर्धशुष्क या उपाद्र प्रकार की बनती हैं, ध्यान रखना। और एक और चीज देखिए, राजस्थान में आप लोग देखते हो ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, और शीत ऋतु में तापमान लगभग हिमांक बिंदु के नीचे भी कई बार आ जाता है। ऐसी विशेषताएं हैं। अनियमित यहाँ पे वर्षा होती है, अनिश्चित वर्षा, अल्प वर्षा, ये भी यहाँ की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ज्यादातर क्षेत्र जो है वो रेतीला है। इसकी वजह से यहाँ पे हमें जलवायु में कैसी देखने को मिलती है? शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगली चर्चा हम लोग करेंगे अपने अगली क्लास में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।